नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कहानी सुनेंगे में। आज हम जाने माने लेखक और हीरो मानव कौल द्वारा लिखी गई एक बहुत ही संजीदा कहानी मौन में बात सुनेंगे। तो बने रहिए हमारे पास और शुरू से अंत तक इस कहानी को जरूर सुनिए। कुछ आहट हुई, मेरी आंख खुल गई। हड़बड़ाहट, घबराहट। पहले झटके के बाद कोई है के विचार पर मैं अस्तब्ध था। बिना हिले डुले मैं एक ठिड्डे सा रुका रहा। लगा मेरे हिलने से वह आहट कहीं दब न जाए। कोई है, कोई है, हाँ कोई तो है। कुछ देर बाद मैंने हथियार डाल दिए। कोई नहीं है। मैं वापस बिस्तर पर पसर गया। चादर खींचकर मुंह पर डाल दिया। क्या मैं वापस सो चुका था? मानो बीच में कुछ हुआ ही ना था। कोई आहट ना हो, मेरे कोई है का इंतजार सब झूठा हो। एक सन्नाटा है मेरे अगल बगल। इस सन्नाटे के ढेरों शोर हैं। मैं अपने अकेलेपन में अलग अलग शोर सुनता हूँ। पर मेरे अकेलेपन में एक आहट है जो हमेशा बनी रहती है कि बाहर कोई है, कोई आने वाला है। मुझे असल में हमेशा किसी न किसी का इंतजार रहता। ना ना ना, किसी न किसी का नहीं, किसी का। कोई है जिसे मैं नहीं जानता या जानता हूं पर मिला नहीं हूं, या मिलना चाहता हूं बेसब्री से। ऐसा कोई आने वाला है। अचानक दरवाजे पर आहट होगी और मेरा दरवाजा खोलते ही मुझे वह दिख जाएगा। वह जिसका मैं सालों से, या शायद जब से मुझे याद है तब से इंतजार करता आ रहा हूं। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं अकेला रह रहा हूं, जबकि मैं कतई अकेला नहीं रहा हूं। मैं हमेशा इंतजार में हूं उस एक के जो बस आने को है। इसका मतलब है हमेशा से उस एक के साथ रह रहा हूं और रहता रहूंगा जो कभी भी नहीं आएगा। सिमोन से मिलने जाना है। उफ, अब सोया नहीं जाएगा। मैंने आंखों से चादर हटा ली। टकटकी बांधे दीवार को देखता रहा। बहुत पहले किसी चुप रात में मैंने उस दीवार पर पेन से लेटे हुए एक रोता हुआ चेहरा बनाया था। हमेशा ऐसे कुछ हजार क्षणों में मैं कसम खाता हूँ कि उठते ही इसे मिटा दूंगा, पर कभी मिटा नहीं पाया। उठते ही भूल जाता हूँ। मैंने करवट बदल ली। उस रोते हुए चेहरे के बजाय मैंने चलते हुए पंखे को देखना ज्यादा बेहतर समझा। कम से कम वह दीवार से तो बेहतर ही है। वह चल रहा है, कहीं पहुंच नहीं रहा है, यह अलग बात है, मगर कुछ कर्म में तो लीन है ना। उसका कर्म है हवा देना। वह चल रहा है सालों से लगातार और हवा फेंकता आ रहा है। मुझे खुद पे कुछ बातों को लेकर अटूट विश्वास है। जैसे सालों से मुझे पूरा विश्वास है कि मैं रोज उठूंगा और उठते ही भूल जाऊंगा कि मुझे दीवार पर बने उस रोते हुए चेहरे को मिटा देना है, हमेशा के लिए। मैं उसे कभी भी नहीं मिटा पाऊंगा और अभी ठीक इसी वक्त मैं सो नहीं सकता। मैं अभी कुछ ही देर में उठूंगा और एक बार दरवाजा खोलकर जरूर देखूंगा कि शायद 15 मिनट पहले जो मुझे लगा था कि आहट है, वह अगर सच में आहट है तो वह अभी भी उस आहट के बाद वहीं दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा में खड़ा होगा। अभी जितनी भी देर मैं बिस्तर में उलट पुलट रहा हूँ, यह सब दरवाजा ना खोलने के विरुद्ध मेरी कार्रवाई है और कुछ भी नहीं। तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं सकपका गया। ओह, तो सच में कोई बाहर खड़ा है। मैं दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजा खोलते ही सामने मुझे एक आदमी दिखा। बिल है, अखबार का बिल। ओह हाँ। मैंने उसके हाथ से पर्ची ली और भीतर आ गया। मुझे लगा उसने मुझे पकड़ लिया।
उसे पता चल गया है कि मैंने सरसरी निगाह से बिल देखा। कुछ देर अपना पर्स तलाशा। जब मिला तो उसमें मात्र 32 रुपये थे। अखबार वाला किसी बुरी खबर की तरह काफी देर तक बाहर खड़ा रहा। मैं उसके पास गया। दोस्त, अभी पैसे तो नहीं है। ठीक है, कल आता हूँ। वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। मेरे पास कभी भी पूरे पैसे नहीं रहते। नहीं, मैं कभी भी थोड़े से नहीं चूकता हूँ। मेरे पास थोड़े होते हैं और बहुत सारा उस वक्त की ज़रूरत का पैसा मेरे पास कभी नहीं होता। उसके चले जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके बिल की ओर घूर कर देखने लगा। 152 रुपये? अरे, यह तो मुझे ठग रहा है। इसने बीच में करीब 10 दिन मुझे अखबार नहीं दिया था। उसके पैसे इसने काटे ही नहीं, जबकि मैंने इससे कहा था। वह मुझे ठग रहा है और इस बात से मुझे खुशी हुई। मुझे असल में मेरा ठगा जाना हमेशा से अच्छा लगता आया है। जब मेरा कोई दोस्त मुझसे पैसे उधार लेता है और समय रहते लौटाता नहीं, तो मुझे उसके बाद से हमेशा उससे मिलने में खुशी मिलती है। मैं कभी उससे पैसों का जिक्र नहीं करता, वह खुद कभी भी बात नहीं उठाता, पर मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे मेरा लगातार यूं ठगे जाना खुशी देता है। कभी कभी मैं इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहता हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ कि बस अब से मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी ठगा नहीं जाऊँगा। इस कसम के खत्म होते ही पता चलता है कि संघर्ष कितना बड़ा है। वह संघर्ष आलू प्याज से लेकर पूरे बाजार में और पूरे बाजार से लेकर खुद मुझ तक फैला हुआ है। मैं भी लगातार खुद को ठगता रहता हूँ। अब इस ठगने में कौन ठग है और कौन ठगा जा रहा है? यूं जब 10 दिन अखबार नहीं आया था तो मुझे एक तरह की खुशी हुई थी। रोज अखबार खबरों की एक जत्था मेरे घर में धम्म से गिर जाता है। जब तक मैं उसे पुराने अखबारों के ढेर के ऊपर नहीं फेंक देता, मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी है पूरा अखबार पढ़ने की, जिसे मैं रोज सिर्फ चित्र देखकर पूरी कर लेता हूँ। मुझे जिम्मेदारियों से बहुत कोफ्त होती है। किसी भी किस्म की जिम्मेदारी मुझे खबरों से काफ़ी कोफ्त होती है। मैं क्या कर लूँगा? बहुत सारी समस्याओं को सुन सुनकर सुबह सुबह सिमोन से मिलने जाना है। मैं आजकल अपने पुराने पर गए छूटे हुए कपड़ों को पहनता हूँ। मैं कई सालों से बदला नहीं हूँ, सालों पुरानी चीजें वैसी की वैसी मुझ में चिपक जाती हैं। मानो बस मैं उन्हें छोड़कर शाम को घूमने निकला था। अब मैं घर वापस आ गया हूँ। वह पुरानी चीजें मुझसे कोई शिकायत नहीं करती हैं, क्योंकि यह सालों से मेरे साथ है। इन्होंने धीरे धीरे मुझसे अपनी सारी अपेक्षाओं को घिस डाला है। मेरी पुरानी चीजें मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं देती। लंबी उपेक्षाओं के बाद कोई सवाल नहीं करती, चुपचाप मेरे शरीर से चिपक जाती हैं। सफ़ेद शर्ट जिस पर लाल टी शर्ट का रंग छूटा हुआ है और फटी पुरानी नीली जींस, उसे पहनकर मैं आईने के सामने खड़ा हुआ। उफ, शेव कर लेता हूँ। मैंने झटपट शेव कर डाली। हाँ, अभी ठीक था। सिमोन से मिलने जाना है। सिमोन से मिलने जाना है। खुद को आईने में देखता हुआ मैं सिमोन से मिलने जाना है कि रट लगाए था। सिमोन के कई बार फ़ोन करने पर भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वह बुलाती रही, पर मेरे जाने का साहस ही नहीं हुआ। मैं उनसे मिलने के लिए घर से निकला था कई बार, पर जब भी घर से बाहर कदम रखता, एकटक भागती दौड़ती गाड़ियों को, लोगों को ताकता रहा। मुझे पता था सिमोन कुछ परेशान है। मेरा उनके पास इस वक्त जाना भी जरूरी था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, हिम्मत चाहिए दूसरी तरफ जाने में। मेरा इतनी देर तक खुद को आईने में ताकते रहना एक तरह से हिम्मत बटोरना ही है। सिमोन मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। करीब करीब 10-12 साल से
हम एक दूसरे को जानते हैं। पिछली बार मैं उनके 42वें जन्मदिन पर उनसे मिला था। हम दोनों ही थे बस उनके घर पर। हमने केक काटा, वाइन पी और कुछ देर तक लंबी चुप्पी में अपने अपने एकांत में बैठे रहे। सिमोन कॉन्फेशन वॉक्स है मेरे लिए। यहाँ जाकर बस कुछ देर बैठना होता है, कुछ भी कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने झटपट घर में ताला लगाया और अपनी शर्ट के तीसरे बटन को देखता हुआ दूसरी तरफ कूद गया। कुछ देर में मैं सिमोन के सामने था, सिमोन के घर में बैठा था। उनके बालों के किनारे सफेद हो चले थे, आंखों के नीचे हल्का काला रंग बह रहा था। उसे काला नहीं कत्थई कहा जा सकता है। लंबी गर्दन, तीखी नाक, आंखें किताबों के पन्नों में कुछ अर्थ टटोलती सी। घर की सफेद सूती साड़ी पहने हुए जिसमें बैगनी रंग के छोटे फूल बने हुए थे। किताबों में जैसे कुछ अर्थ टटोलते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ लिख रहे हो आजकल? नहीं, मैं घर में ही था। कोई महिला मित्र हैं? मैं खिसिया दिया, नहीं, ना महिला ना कोई मित्र। बहुत समय लगा दिया आने में। मैं चुप रहा। उन्होंने भी आगे कुछ नहीं कहा। मैं क्या कहता कि पता नहीं किससे डरा हुआ घर में दुबका बैठा हूँ। कुछ देर के लिए बाहर निकलता हूँ तो घबरा जाता हूँ। लोगों के बीच बैठे हुए उनकी बातें मुझे जिब्रिश सी लगती हैं। एक दूसरे का मनोरंजन करने की थकाने वाली कोशिश। मुझे बाहर सांस लेने में दिक्कत होती है। सो मैं घर में बैठा हूँ चुप्पी साधे। क्या मतलब निकलता है इन बातों का? सो मैं चुप ही रहा। क्या हम लोग एक दूसरे को इतना भी नहीं जानते कि एक दूसरे के दुख को सूंघ सकें? यह कहकर वह भीतर चली गई। सामने खाली कुर्सी थी जिसकी लकड़ी पर उनके सालों बैठे रहने के पीले निशान पड़ चुके थे। मुझे उन निशानों को छूना बहुत पसंद था। मैं हल्के से अपनी उंगलियां उस कुर्सी के चिकनी देह पर फेर लेता और ऐसा लगता कि किसी के सालों की तपस्या का मैं भी एक छोटा हिस्सा हूँ। सामने टेबल पर 3 किताबें पड़ी हुई थीं, जो आधी पढ़ी हुई औंधी पड़ी थीं, एक अंग्रेजी और 2 हिंदी की। वह कभी भी एक बार में एक किताब नहीं पढ़ती थी। उनमें एक बात को एक बार में ही खत्म करने की धीरता नहीं थी। उनका घर उनकी मन स्थिति की गवाही दे रहा था। चीजें बिखरी हुई पड़ी थीं। कल रात के खाने के निशान भी टेबल पर मौजूद थे। झाड़ू कुछ दिनों से नहीं लगी थी। वह भीतर अपनी कही हुई बात को दफन करने गई। जब वह उसे पूरी तरह दफन कर देंगी तो एक मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाएंगी, जैसे वह मुझसे अभी अभी मिली हूं। वह मुझसे बहुत नाराज थी। पिछले कुछ हफ्तों की व्यस्तता के चलते मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था। सिमोन, सिमोन, मैंने उन्हें आवाज दी, पर भीतर से कोई जवाब नहीं आया। मैं कुछ देर में उठकर टहलने लगा। वह अपना पूरा समय लेंगी, मैं जानता हूँ। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से सीधे उसकी दीवार पर पड़ती थी, फिर धीरे धीरे रेंगते हुए एक उजले प्रेत की तरह घर छोड़कर चली जाती। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि क्या मैं इस रोशनी को अपने घर में रोक सकती हूँ? घर का दरवाजा खिड़की सब बंद करके इसे कैद कर लूं, जैसे अपने घर में मैं कैद हूँ। उनके घर में घुसते ही लगता है कि आप उनके भीतर चले आए हैं। मैं उन्हें उनके घर से अलग करके कभी नहीं देख पाता। जब भी कभी बाहर घूमने निकलते थे तो वह एक छोटी बच्ची सी हरकतें करने लगती थी, जो अपने माँ बाप की छत्र छाया से बहुत दिनों बाद भाग निकली हो। वह बिना अपने घर की नग्न सी जान पड़ती थी। मैंने कभी उन्हें नग्न दिखने वाली बात नहीं बताई। यह देखो, आज दार्जिलिंग वाली चाय तुम्हारे लिए। मुझे पता था आज तुम जरूर आओगे, सो मैं कल शाम को तुम्हारे लिए यह चाय लेकर आई थी। इसके पहले मानो कुछ हुआ ही ना हो। हमारी बहस, मेरी लाचारी में झुकी हुई आंखें, उनका गुस्सा, सब कुछ जैसे कई महीनों पुरानी बात हो जिसे हम दोनों ने
दफन कर दिया हो। वह दफन करके आ चुकी थीं, पर मैं अभी भी चल रहा था। उन्होंने चाय के दोनों कप टेबल पर रखे और खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। मैं अभी भी टहल रहा था। तुम बिस्कुट लोगे? ना। मैंने अपना कप उठाया और वापस टहलने लगा। उन्हें पता था कि मेरे लिए कुछ भी दफन करना इतना आसान नहीं है। सिमोन अपनी चाय पर सहजता से बैठी रहीं। मेरा टहलना मुझे ही खटकने लगा। हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो खेल हम खेल नहीं पाए, उसे अगर हम खेल लेते तो आज जीत चुके होते। पता नहीं यह बात मेरे मुंह से क्यों निकली। शायद मैं उनके भीतर टहल रहा था। उनकी गोद में कहीं मेरे पांव पड़े थे। उनकी बाहों में मेरी एड़ियां गर रही थी। सो मैं यह कह गया। उन्हें यह ना लगे कि उनके गुस्से की वजह से मैं परेशान हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं परेशान हूँ अपने व्यक्तिगत कारणों से। वो अपनी चाय पर बनी रहीं। मैं कितना भी झूठ क्यों न कहना चाहूँ, पर सिमोन के सामने हमेशा मेरे निजी सत्य ही निकल रहे होते हैं। मैं सच में गए कुछ समय से जीवन के उन खेलों के बारे में सोचता रहा हूँ जिसमें से मैंने बीच में ही कहीं एग्जिट ले ली। दुख यह भी है कि वह खेल अभी भी मेरी गैर मौजूदगी में चल रही है कहीं। अगर उन खेलों के बारे में ज्यादा सोचोगे तो मेरी तरह लेखक बन जाओगे। यह कहते ही सिमोन हंसने लगी, जोर जोर से। मैं अपना टहलना बंद करके उसके सामने आकर बैठ गया। उस हंसी में कमरे की हवा बहुत हल्की हो गई थी। वह सिमोन का घर था। इस घर में सांस लेने के लिए हवा कितनी ठोस हो, यह सिमोन ही तय कर सकती थी। इतने सालों के हमारे संबंध में मैं आज भी उंगली रखकर नहीं बता सकता कि यह असली सिमोन है। वह हमेशा अलग होती हैं। जब मैं शुरू के दिनों में सिमोन से मिलने आता था तो उन्हें सिमोन जी कहकर संबोधित करता था। मुलाकातों के शुरू की झिझक खत्म होते ही उन्होंने मुझे झिड़क दिया। जी हट गया और हम एक दूसरे के गहरे दोस्त हो गए। गहरा शब्द भी मैं सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे एकांत में वह गहरे में बैठी हैं और उनका एकांत मेरे लिए वह जगह है जहाँ मैं कभी ज्यादा ठहर नहीं पाया। तुम्हें मनोज याद है? हाँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ वही, उसका खत आया था। पहले मैं इस खत को लेकर बहुत हंसी थी, फिर मुझे तकलीफ होने लगी। यह कहते ही उन्होंने एक किताब अपने हाथों में रख ली। उसके कुछ पन्ने पलटे और एक किसी पन्ने पर आकर रुक गई, जैसे कोई बच्चा अपना रटा रटाया पाठ भूल जाता हो और फिर आगे की बात किताब में टटोलने लगता हो। यह कहानियां शायद तुम्हें याद हो। कौन सी? जो अभी अभी छपी हैं, जिस पर हमारी बहस हुई थी। हाँ, मैंने कहा था कि यह प्रेम कहानियां हैं और आपने इसे मौन में बात जैसे टाइटल दे दिया था। उन्होंने वह किताब मेरे हाथों में थमा दी, टेबल क्लॉथ के नीचे से एक खत निकाला और मुस्कुराने लगी। हम कितने फिक्शन में जीते हैं। जीना बहुत क्षणिक होता है। कभी कभी हम किसी आश्चर्य को जी लेते हैं, उसके पहले और बाद में हम फिक्शन में ही रहते हैं। तुम मुझे इस वक्त सुन रहे हो। तुम्हारे हाथों में मेरी कहानियों की किताब है और मेरे हाथों में मनोज का खत। यह बात शायद तुम्हारी गढ़ी हुई कहानियों को इसका मुझसे कोई संबंध ना हो। कई सालों बाद यह घटना तुम्हारे जिए हुए के किस्से में शामिल हो सकती है। यह सवाल नहीं था। मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सिमोन का अंगूठा खत के कोने से खेल रहा था। वह कुछ और कहना चाहती थी, पर उसका दरवाजा नहीं मिल रहा था। वह इस वक्त दीवारें टटोल रही थीं। मैंने बहुत सघन प्रेम महसूस किया था जब मनोज मेरे साथ रह रहा था। तुम्हें आश्चर्य होगा, पर मैं मनोज के साथ बहुत कम रही हूँ। मैंने कहानी गढ़ना शुरू कर दिया था। वह कोई और था, मनोज जो मेरे साथ रह रहा था। कभी कभी उस मनोज की शक्ल इस मनोज से मिल जाया करती थी। आवाज भी एक सी थी, पर दोनों की सांस एकदम जुदा।
मैं मनोज के होठों के ठीक पास बहुत देर तक रुकी रहती थी। उसकी आंखें, उसकी गालों की उभरी हड्डियां ताकती सी। मैं वहां रुककर उसकी सांसें चबा रही होती थी। उन्होंने खत को हल्का मरोड़ा, और यह मनोज इन कहानियों को पढ़कर मुझे वापस मिलना चाहता है। इस खत में यही लिखा है। पहले मुझे हंसी आई, फिर तकलीफ होने लगी। तकलीफ किस बात की? हमारे पास शब्द ही तो हैं। शब्दों को एक तरीके से जमाने पर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। वह भाव किसके हैं? जिसके शब्द कहे हैं उसके, या जो वह शब्द सुन रहा है उसके? यह बात मेरी जवाब का नहीं था। मैं जवाब चाहता भी नहीं था। सिमोन ने धीरे से खत फाड़ दिया। खत के फटते ही मेरी खत में दिलचस्पी बढ़ गई। ठीक ठीक क्या लिखा होगा उसमें? कौन सी बातें? खत फाड़ कर उन्होंने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उस खत के शब्द अभी भी मेरे भीतर रिस रहे थे। मेरी इच्छा हुई मैं उस फटे खत को अपने हाथों से ले लूं, फिर उसका कतरा कतरा बड़ी तरतीब से जमाऊं, उसका एक एक शब्द चबा लूं और फिर वापस सिमोन के सामने बैठकर यह दृश्य फिर से जीना शुरू कर दूं। यह एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी है। मेरी बालकनी में वह कपड़े सूख रहे थे जैसा लोग मुझे देखना सुनना चाहते हैं। मैं भी लगातार उन्हीं कपड़ों को धोती सुखाती हूँ जिन कपड़ों में लोग मुझे देखना चाहते हैं। तुम्हें पता है, यह हिंसा है हमारी खुद पर, और इसलिए शायद हम उन लोगों के खेल के बारे में बार बार सोचते हैं जिन्हें खेलना हमने बहुत पहले छोड़ दिया है, जिन्हें अगर खेल लेते तो शायद आज हम जीत जाते। सिमोन कुछ देर में उठी और डस्टबिन तलाशती हुई भीतर चली गई। खत डस्टबिन में डालकर वापस आई और घर की सफाई में लग गई। वह अपने एकांत में जा चुकी थी। मेरी मौजूदगी अब उनके लिए कोई माने नहीं रखती थी, पर मैं वहां मौजूद था। इतने दिनों तक ना आ पाने का गिल्ट मेरे भीतर तो था। मैं उन्हें पूरा वक्त देना चाहता था, वह वापस अपनी कुर्सी पर आ सकें और एक लय में अपनी बात कह सकें, पर वह नहीं आई। कुछ देर मैं एक पेड़ के नीचे रिक्शे का इंतजार कर रहा था, फिर पैदल घर की ओर चल पड़ा। मैं बहुत जल्दी किसी चीज को दफन नहीं कर पाता हूँ। इस मामले में शायद मैं हिंदू हूँ। उन चीजों को जलाना पसंद करता हूँ, पूरे संस्कार के साथ। उन्हें कंधे पर कई दिनों तक ढोता हूँ। जलने के बाद उनकी गर्म राख से कई दिनों तक अपने हाथ को सेंकता हूँ। फिर राख से जली हुई हड्डियों को बीनकर उन्हें नदी में सिराने जाता हूँ। इन सब में कई बार सालों लग जाते हैं। अधूरी बातों की संख्या उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। मैं कितनी भी कोशिश क्यों न करूं बात पूरी तरह से पूरी करने की, तब भी कहने को हमेशा कुछ बचा रह जाता है। फिर लगने लगता है कि यह बचा हुआ कल्पना के संवाद जैसा है। इस दुनिया के जिए हुए दृश्यों में यह संवाद हो ही नहीं सकते हैं। इन संवादों की फिर जगह कहाँ है? क्या वह सच में है जिसकी बुनियाद पर हम बाकी बातें करते फिरते हैं, या यह बिल्कुल झूठी बातें हैं जिनका संबंध उस दूसरी दुनिया से है जो इस दुनिया का प्रतिबिंब है जिसे हम जी रहे हैं? यह बात बिल्कुल उल्टी है। यह दुनिया प्रतिबिंब है उस दुनिया का जिसकी बातें हम बार बार कहने से चूक जाते हैं। मैं किसी रिक्शे के इंतजार में नहीं था, मैं चल रहा था। यह सड़क जानी पहचानी थी। हाँ, मेरे जीवन का बहुत सा समय यहीं गुजरा था। मैं अपने घर के सामने खड़ा था। नहीं, वह घर नहीं जिसमें मैं रहता हूँ, वह कमरा है। घर आपका हमेशा वही होता है जहाँ आप बड़े होते हैं। यह वह जगह है जिसे मैं अपना घर कहता हूँ, जहाँ अब सिर्फ मेरा बाप अकेले रहता है। मैं कब से इस तरफ नहीं आया था। नीला दरवाजा, सफ़ेद दीवारें। मुझे मेरे बाप और मेरे देश में बड़ी समानता लगती है। मेरा पूरा बचपन मेरे बाप की महानता में गुजरा था। वह मेरे पैदा होने के पहले भी था। उसके किस्से, कहानियाँ लोरी की तरह सुनते हुए मेरा बचपन बीता। वह मेरा हीरो था।
वह मेरे सारे सवालों का जवाब था। फिर जैसे जैसे मैंने होश संभाला, मुझे लगने लगा कि इस देश ने मेरे साथ धोखा किया है। यह कमजोर है। इसका भी पहले कोई बाप था। इसकी भी अपनी बहुत सी कमियां हैं। मुझे मेरे देश पर दया आने लगी। जब तक मैं मेरे धोखे की बात लेकर बाप के पास जाता, वह मुझे लेकर चुप हो चुका था। मैं वह नहीं हो पाया जिसका उन्होंने सपना देखा था। मैं वास्तविकता से भागने जैसा कोई आदमी हो चुका था जो अपने बाप जैसा दिखता था। वह अभी भी मुझ में अपना सपना ढूंढते थे। मेरे जवाबों में जब उन्हें निराशा हाथ लगती तो वह चुपचाप हो जाते थे। मेरा बाप मेरे देश की तरह था जो मेरे सारे संवादों पर चुप्पी मारे बैठा था। माँ जब जिंदा थी तो हमारे बीच खूब लड़ाइयाँ होती थीं। माँ के बहाने से हम आपस में बातें भी कर लिया करते थे। पर माँ के चले जाने के बाद अपने बाप के साथ रहना असहनीय हो गया था। सो मैंने उनको अकेला छोड़ दिया। एक किराए का कमरा लेकर रहने लगा। कुछ देर सांकल बजने के बाद भीतर से आवाज आई, अरे भाई कुछ नहीं चाहिए? पापा मैं हूं। कुछ देर की शांति के बाद दरवाजा खुल गया। बाप बहुत देर मुझे आश्चर्य से देखता रहा, फिर भीतर किचन की तरफ चला गया। मैं घर में टहलने लगा। घर की एक सुंदर ठंडक है जिसकी कमी मैं अपने कमरे में सबसे ज्यादा महसूस करता हूँ। मंदिरों चर्च जैसी ठंडक। शायद घर में बहुत सारा मृत दीवार से चिपके हुए तैरता रहता है। पुराना जिया, बीते हुए लोग और बहुत से रहस्य जिसका सत्य अब घर अपनी दीवारों में छुपाए खड़ा है। मैं पहले अपने कमरे में गया। वह अभी तक वैसा ही जमा हुआ था, मानो मैं अभी भी यहाँ रह रहा हूँ। तभी मेरी निगाह उस शेल्फ पर गई जिसके पीछे मैं अपने बाप की मार के डर से छिप जाया करता था। उस शेल्फ के कोने से मैं सबको देख सकता था, लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता था। एक अजीब सी इच्छा भीतर जाग गई उस शेल्फ के पीछे छिपने की। मैंने अपना बैग नीचे रखा और शेल्फ के पीछे घुसने की कोशिश की। मैं अब बड़ा हो गया था। मेरा वहां घुसना नामुमकिन था, फिर भी मैं कोशिश करता रहा। मैं खींचने सा लगा। एक अजीब आवाज के साथ मेरे आंसू गिरने लगे। मैं अपने आप को अपने बचपन में जबरदस्ती घुसाना चाह रहा था। क्या कर रहे हो? मेरा बाप दरवाजे पर चाय का प्याला लिए खड़ा था। मैं बाहर निकला। बाप ने चाय के प्याले को टेबल पर रख दिया और मेरे कपड़े झाड़ने लगा जिस पर चूना लग गया था। मैं उनसे मना करता रहा पर वह नहीं माने। शायद इससे पहले उन्होंने मुझे मेरी माँ की मृत्यु पर रोते देखा था। मेरा रोना रुक नहीं रहा था, सो मैं कुछ देर के लिए बाथरूम चला गया। हम दोनों चाय की टेबल पर आमने सामने बैठ गए। आप चाय नहीं पिएंगे? डॉक्टर ने मना किया है। अरे क्या हुआ आपको? बुढ़ापा है, बीमारियां तो अब लगी रहेंगी। बीमारी? शुगर है जिसकी वजह से परहेज करना पड़ रहा है। देश की व्यवस्था संभालने वाला एक सरकारी मुलाजिम मेरा बाप था। सारी व्यवस्था में बेईमानी के बावजूद मेरे बाप को लगता था कि देश चंद ईमानदार लोगों की वजह से चल रहा है, जिसमें वह भी एक हैं। मेरे लिए देश भागा करता है क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा बाप देश का बहुत सारा बोझ अपने कंधों पर लिए भाग रहा है। मेरा देश मेरे सामने बैठा है, बीमार, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी मेरी निगाह पिताजी के हाथों पर पड़ी। वह कितने बूढ़े हो चुके हैं। उनकी चमड़ी लटक गई है, कंधे झुके हुए हैं। वह कोई और था जिसे मैं अपना बाप माने बैठा था। मेरा बाप तो मेरे सामने बैठा है जिसे शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ। अचानक मुझे उनकी उम्र ज्यादा लगने लगी। उनके हाथों के ऊपर उगे हुए बाल भी सफेद हो गए हैं। क्या उम्र होगी इनकी? मुझे मेरे बाप की उम्र नहीं पता है। आपकी क्या उम्र होगी? क्या? कुछ नहीं। फिर मैंने कुछ नहीं पूछा। हम दोनों को ही अब मेरी चाय खत्म होने का इंतजार था। उनकी निगाहें कुछ देर मुझ पर रुकी थीं जब हम बात कर रहे थे।
अब वह दीवारों पर टंगी तस्वीरों को टटोल रही थी। सिमोन कैसी है? जैसे किसी तस्वीर को देखकर उनको यह बात याद आई हो। ठीक है, अभी भी मिलते हो उससे? उन्हीं के घर से चला आ रहा हूं। इस बात पर मेरा बाप उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं चाय का कप उठाया और उसे किचन में रख दिया। किचन काफी बिखरा हुआ था, सो मैं उसे साफ करने लगा। कुछ सुबह के बर्तन पड़े थे, वह मांज दिए। जाने से पहले कुछ देर पिताजी के कमरे के बाहर खड़ा रहा। वह अखबार में अपना सिर गराए बैठे थे। मैंने सालों से पिताजी के कमरे की चौखट नहीं लांघी। मैं जाने को हुआ तभी उनकी आवाज आई, मैं अगले महीने 72 का हो जाऊंगा। रिक्शा, भीड़, पसीना, डर। अंत में मैं अपने कमरे में पहुंचा। एक रजिस्टर्ड लेटर पैरों में पड़ा मिला। मेरी स्कॉलरशिप स्वीकार कर ली गई थी। 3 साल की रिसर्च पर मुझे विदेश जाने का मौका मिला है, जिसका मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैंने लेटर को फ्रिज के ऊपर रखा और दरवाजा खोला। सामने सिमोन खड़ी थी। तुमसे बात पूरी नहीं हो पाई थी तो सोचा तुम्हारे घर आ जाती हूँ। इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगी। आइए, अंदर आ जाइए। घर में कोई कुर्सी नहीं थी और ना ही कुर्सी जैसी कोई जगह। कुछ देर सिमोन बैठने की जगह खोजती रही। फिर कुछ हिचकिचाहट के बाद वह पलंग पर बैठ गई। यह बहुत अजीब था। मैं जब सिमोन के यहाँ जाता हूँ तो जैसा मेरी उपस्थिति में सिमोन अपने घर में व्यवहार करती हैं, मैं उसी व्यवहार की नकल अपने घर में उसके सामने कर रहा था। मैंने अपने आप को घर के छोटे छिछले कामों में व्यस्त कर लिया। वह मेरे शेल्फ पर रखी किताबें टटोलने लगी। लगभग किताबें उन्हीं की दी हुई थीं। कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने उनके घर गई थी। यह बात सुनते ही मेरे सारे छोटे छिछले काम छूट गए। मैं सीधे उन्हें देख रहा था और वह मेरी ओर। मुझे पता था तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर यह मैंने अपने खातिर किया है। शायद बहुत समय बाद मैंने कुछ अपनी खातिर किया है। लेकिन पिताजी आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। उन्हें लगता है कि मेरे घर छोड़ने का कारण आप हैं। उनसे मिलने के बाद मुझे भी लगा शायद मैं ही हूं वह कारण। नहीं, कतई नहीं। वह अपने हाथ में रखी किताब के पन्ने पलटने लगी। यह बहुत अच्छी किताब है। यह 3 साल पहले आपने ही मुझे दी थी। सॉरी, मैं लौटा नहीं पाया। इतने सालों में मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई भी किताब मुझे लौटाई हो, पर मेरी नीयत थी। वह कामों की द आउटसाइडर के पन्ने पलट रही थी। किसी एक पन्ने पर देर तक रुकी रही, फिर किताब बंद करके वापस शेल्फ में रख दी। मुझे उनकी दी हुई किताबें पढ़ने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि उनकी किताबों में उनके पढ़े हुए के निशान, नोट्स हर तरफ गुदे रहते थे। मुझे लगता है कि मैंने सिमोन की किताबों में लगे पेंसिल के निशानों में कहीं पहचाना है। व्यक्तिगत तौर पर हमारे संवाद एब्सर्ड ही रहे हैं। तुम्हारे पिताजी मुझे बड़ी अजीब बात कह रहे थे। क्या? उन्होंने कहा था कि तुमने मेरे जवान बेटे को अपने चंगुल में फंसा रखा है। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि पर मैं रहती तो अकेले ही हूँ ना। आपको लेकर मेरे और मेरे बाप के बीच कई बार कहा सुनी हो चुकी है। तभी सिमोन पलंग से उठी और मेरी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। मैं कमरे में ही बना रहा। मुझे सिमोन के ऐसे मौन की आदत है जो बीच संवाद में अचानक चले जाते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि सिमोन, जिन्हें मैं जानता हूँ, वह इन मौन में है। हमारी बातचीत महज वह पगडंडी है जिस पर चलकर वह उस मौन में बार बार चली जाती हैं। उनकी दी हुई किताबें मैं बार बार उन हिस्से को पढ़ता हूँ जिन्हें वह पेंसिल से मार्क करके रखती हैं। वह हिस्से बिल्कुल इन मौन जैसे हैं जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने कभी सिमोन को नहीं कहा कि मैं उन पेंसिल से गुदे हुए हिस्सों को उस किताब का मौन कहता हूँ। अरे देखो, सामने पेड़ पर किंगफिशर आई हुई हैं।
बालकनी से सिमोन की आवाज आई। हाँ, वह इस वक्त रोज आती हैं। मैंने उसका नाम भी रखा है। क्या नाम है? शुभचिंतक। सिमोन हंसती। फिर उन्होंने कई बार उस किंगफिशर को शुभचिंतक नाम से पुकारा। शुभचिंतक कुछ देर में गर्दन इधर उधर घुमाकर उड़ गया। हम दोनों बालकनी में खड़े शुभचिंतक का काफी इंतजार करते रहे, पर वह नहीं आया। मैं सोचती हूँ कि मनोज के पास वापस चली जाऊं। मनोज के पास बेंगलुरु? हाँ। यूं अचानक? हाँ, अचानक। मुझे लगा यही ठीक रहेगा। पर आपने तो उसका खत फाड़ दिया था और आप... मुझे जाना चाहिए और शायद यह सही भी है। आप कब से सही काम करने लगी? और सही किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए, मनोज के लिए। मेरे पिताजी ने एक बार तुनक कर मुझसे कहा था कि उस औरत के चक्कर में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। यूं उनकी कही हुई बातें मुझ पर ज्यादा असर नहीं करती थीं, पर पता नहीं इस वाक्य में किस अजीब तरीके का सम्मोहन था कि मेरी बहुत कोशिशों के बाद भी मैं इस बर्बाद हो जाने वाले हिस्से को भूल नहीं पाया। यह उस दिन के बाद से कुछ ऐसा मेरे शरीर से चिपका है कि मैं इसे अलग नहीं कर पाया। मैं बर्बाद होना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं सड़कों पर आ जाऊं, भीख मांगता हुआ अपने बाप को देखूं। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। घर से बिना पैसे लिए पूरा शहर पैदल छानता रहा। जब सब कुछ असह्य हो जाता तो सिमोन के मौन में छुपकर बैठ जाता। सिमोन खाना खिला देती। मैं चुपचाप बिना किसी प्रतिक्रिया के उसके लिखे हुए सुनता रहता। मेरे लिखे की प्रतिलिपि मैं सिमोन की टेबल पर जाने से पहले रख देता। बहुत समय बाद वह किसी एक कहानी का जिक्र करके कहती कि वह बहुत अच्छी थी। मैं घर जाता और उस कहानी को फाड़ देता। जिस कहानियों का जिक्र सिमोन ने कभी नहीं किया, वह कहानियां अभी भी मेरी मेज पर दराज में दुबकी पड़ी हैं। इसी बीच कहीं सिमोन ने मेरी कुछ कहानियों का संकलन छपवा दिया था। उन्होंने मौन में बात उसका शीर्षक रखा था। हम बहुत समय तक इस बात पर हंसते रहे कि इस शीर्षक के साथ मौन इन कहानियों को पढ़ने की कोशिश करेगा, पर सिमोन का कहना था कि इससे बेहतर उन्हें कुछ भी नहीं सूझा। मुझे नहीं पता मैं इन कहानियों के छपने से खुश था या ना खुश। इन कहानियों में कहानी जैसा कुछ भी नहीं था। मौन में बात सही शीर्षक था। सारी कहानियां अपनी चुप्पी लिए हुए थीं। अधिकतर कहानियां मेरे और मेरे बाप के संबंध के इर्द गिर्द घूमती थीं। जो रजिस्टर्ड लेटर मैंने फ्रिज पर रखा था वह मैंने उठाकर सिमोन को दे दिया। सिमोन ने उसे पढ़ा और मुझे गले लगा लिया, मानो मैं नहीं वह बरसों से इस लेटर का इंतजार कर रही हूँ। किसी एक समय में बहुत सघनता से महसूस किए गए संबंध का स्वाद अचानक फीका पड़ गया। सिमोन के संबंध में ऐसा ही हुआ। अचानक सब कुछ फीका सा लगने लगा। उस स्पेस में मुझे लगा मेरी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत अभिनय करने की कोशिश की, उस सघनता को मैं वापस महसूस करने लगूं, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं सिमोन के साथ रहते हुए अपने आप को बहुत असहज महसूस करने लगा। सिमोन मनोज के पास नहीं गई और मैं अभी भी विदेश जाने के बारे में सोच ही रहा था। अब जो संबंध अपनी पहले जैसी सघनता लिए हुए था वह था मेरे और मेरे बाप के बीच का संबंध। मैंने जब अपने बाप को वह लेटर दिखाया तो वह खुश नहीं हुए, ना ही कोई दुख उनके माथे पर उभरा। उन्होंने पूरा लेटर बड़ी तल्लीनता के साथ पढ़ा, उसे बड़े एहतियात के साथ वापस लिफाफे में रखा और मुझे ससम्मान वापस लौटा दिया। ना तो मैंने उनसे कोई प्रश्न किया, ना ही उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई। कुछ देर में वह उठकर अपने कमरे में चले गए। शायद इतने सालों में पहली बार मुझे उन पर दया आई थी। वह इस बात से खुश थे कि चलो मैंने कुछ करने के लिए कोई कदम तो उठाया, पर वह मेरे 3 सालों के लिए वहां चले जाने पर बहुत उदास थे। इतने सालों के हमारे शीत युद्ध के कारण मैं अपने बाप को इतना तो जान गया था कि वह कब धीरे से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं।
कुछ देर में मैं किचन में गया। वह बहुत बिखरा पड़ा था, सिंक बर्तनों से भरा था। शायद काम वाली बाई आ नहीं रही होंगी या मेरा बाप ही उससे लड़ गया होगा। मैंने पूरा किचन साफ किया, हम दोनों के लिए चाय बनाई, उसकी चाय में शुगर फ्री डाली और उनके कमरे के दरवाजे पर दोनों कप लिए खड़े हो गए। वह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, किसी किताब के पन्ने पलट रहे थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने तुरंत किताब कोने में रख दी। मैंने अपने बाप के कमरे में प्रवेश किया। अरे, मुझे लगा तुम चले गए हो, चलो बाहर ही बैठते हैं। तब तक मैं चाय की ट्रे लेकर खिड़की के पास रख चुका था। वह खड़े हुए और वापस बैठ गए। हम दोनों अपनी अपनी चाय पर थे। कुछ देर में उन्होंने वह किताब उठाकर मुझे दी जो वह पढ़ रहे थे, मौन में बात। मैंने शीर्षक पढ़ा। सिमोन ने उन्हें यह किताब दी थी। किताब के बीच में कहीं बुकमार्क झांक रहा था। पहली बार मैंने खुद को अपने बाप के सामने नग्न पाया। मैंने किताब किनारे रख दी। हम दोनों खिड़की के बाहर एक बच्ची को देख रहे थे जिसके पैरों में एक बड़ा सा कागज चिपक गया था। वह उसे निकालती तो दूसरे पांव में चिपक जाता, फिर उसे हाथ से भी निकालने की कोशिश की। वह कागज पैर से निकलकर बच्ची के हाथ में चिपक गया। उसे देखते हुए पहले मेरे और मेरे बाप के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आई, पर बाद में वह मुस्कुराहट झुंझुलाहट में बदल गई। वह कागज उस लड़की के शरीर से निकल ही नहीं रहा था, तो गुस्से में आकर उस लड़की ने उस कागज को फाड़ना शुरू कर दिया। कुछ टुकड़े छूट गए, पर कुछ दूसरी जगह चिपक गए। वह उन्हें छुड़ाते छुड़ाते खींच चुकी थी। फिर वह खींच में रोने लगी। जब उसने रोना शुरू किया तो वह हार चुकी थी। वह रोते रोते अपने घर की ओर चली गई। यह बहुत अच्छा चांस तुम्हें मिला, अच्छा होगा कि तुम विदेश चले जाओ। मैं चुपचाप अपने बाप को देखता रहा जो दूर उस बच्ची के चले जाने के बाद की खाली जगह में कुछ ढूंढ रहे थे। मेरे घर में पंखा अपनी रफ्तार पर था। मैं निढाल सा अपने बिस्तर पर पसरा था। मेरी छाती पर वह लेटर था जिसमें मेरा भविष्य छिपा हुआ था। मैंने करवट बदली तो मेरी निगाह उस रोते हुए चेहरे पर पड़ी जिसे मैं मिटाना फिर भूल चुका था। मैं जल्दी से उठा, एक कपड़े में हल्का सा साबुन लगाकर लाया और उस चेहरे को ऊपर घिसने लगा। कुछ ही देर में वह चेहरा गायब हो चुका था, पर वहां मेरी झल्लाहट का एक निशान रह गया था जो बहुत भद्दा लग रहा था। जब शुरू में मैं सिमोन से मिला था तो मैं प्रेम में पड़ चुका था। 35 साल उस वक्त उन्होंने अपनी उम्र बताई थी। उनका कहानी संग्रह पढ़ने के बाद मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। जीवन को जिस सहजता से अकेले रहकर जीना उन्हें आता है, वह शायद मैं कभी नहीं हासिल कर पाऊंगा। मनोज उन दिनों उनके घर कुछ दिनों के लिए आया करता था। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन दिनों सिमोन और मैं काफी समय एक साथ बिताया करते थे। किस कदर मैं उनको छू लेना चाहता था। जब कभी किताब, चाय का प्याला, पेन लेते देते वक्त उनकी उंगलियां छू जाया करती थीं, तो मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाया करता था, जहां मैं अपनी सारी तकलीफ लिए सिमोन के सिराहने बैठा हुआ होता और वह अपने जीवन के छोटे बड़े किस्से मुझे सुनाती। पीला और लाल रंग चारों तरफ बिखरा होता। हरे रंग के कुछ छींटे दीवारों, चादरों पर दिखाई देते। कहीं से पानी बहने की आवाज आती। हम दोनों ही ठंड में ठिठुर रहे होते, पर शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। हल्के पीले रंग वह ओढ़े होती और हल्का लाल रंग मेरे शरीर से बाहर कहीं पड़ा होता। मनोज के उनके जीवन से चले जाने के काफी समय के बाद तक मेरी इच्छा होती रही कि कभी मैं उन्हें अपने मन की बात बताऊंगा, पर हिम्मत नहीं होती। उन्होंने सही पहचाना था। लगभग मेरे किए हुए सारे कामों में उन्हें इम्प्रेस कर देना ही मेरा लक्ष्य होता था। फिर अचानक क्या हुआ कि संबंध एक अलग ही दिशा में चला गया। मैं बस उस अवस्था में बहता रहा। मैं कभी उनके मौन का हिस्सा था और वह कभी कभी मेरे मौन से टहल कर निकल जाया करती थी।
लाल, पीला और हरा रंग धीरे धीरे धुंधला पड़ चुका था। कुछ कत्थई और नीले रंग का संबंध अब बचा हुआ था, जिसे मैं बचाए रखना चाहता था। कुछ देर में मैंने वह लेटर जिसमें मेरा भविष्य पड़ा हुआ था फाड़ दिया। इसकी वजह सिमोन नहीं थी, इसकी वजह मेरा बाप था। 3 साल, इस उम्र में उनसे 3 साल दूर रहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। कुछ देर मैंने कागज और पेन उठाया और एक कहानी लिखने बैठ गया। शीर्षक दिया सिमोन। धन्यवाद।